बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मेरे मुल्क में एक मामला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा मामला शुरू हो जाता है। अभी जब हम आपसे ये प्रोग्राम में स्टार्ट कर रहे थे उसी वक्त ही ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ रही थी और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी कि जिस पे हैरत होती है कि मेरे पाकिस्तान में ये सब कुछ भी होता है और बहुत सारी चीज़ें रिपोर्टें वो हमारे सामने आती हैं जो कि आलमी इदारे, मुख्तलिफ इदारे जो प्राइवेट भी होते हैं और आलमी तौर पे काम कर रहे होते हैं वो सामने लाते हैं। दुबई लीक्स का मामला जो है वो रिसेंटली सामने आ चुका है और इस हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन इस वक्त 17,000 पाकिस्तानियों ने जायदादें ख़रीदी हैं दुबई में, जिसमें ओवरऑल 23,000 के करीब जायदादें हैं और उसमें 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। बड़ा एक अजीब सा की बात है कि ये सब कुछ भी मेरे उसी मुल्क में हो रहा है जहाँ पे किसान हो रहा है, उसी मुल्क में हो रहा है जहाँ पे महंगाई से सताए हुए लोग मौजूद हैं और उसी मुल्क में हो रहा है जहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। बड़ी बड़ी लोगों का नाम इसमें सामने आया है और अशराफिया इसमें शामिल है। ज़ाहिर सी बात है कि वो लोग जो कि अपने पाकिस्तान में रहते हुए बिजली का बिल नहीं भर सकते वो तो ये काम नहीं कर सकते। इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे, उमर अयूब ने ख़िताब किया और मुख्तलिफ नौइयत पे आइन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए और पहले से इंक्वायरीज़ का कहा। जब उन्होंने उमर अयूब ने ख़िताब किया और इंक्वायरीज़ का कहा तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को गुस्सा आ गया जनाब, और उन्होंने भी गड़े मुर्दे खोदते हुए इस वक्त जनरल अयूब की फांसी की, यानी कि उनके कब्र में से लाश निकाल के ये कहा गया है कि उन्हें भी सबसे पहले फांसी लगाई जाए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले आइन का कत्ल किया है। इस हवाले से बात की गई और कुछ बात करेंगे। आज बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अवामी रहनुमाई की, एक बहुत बड़ा एक तारीखी मूवमेंट है। इस वक्त तक बानी पीटीआई अगर ऑन कैमरा आते हैं और लिंक में, वीडियो लिंक में अगर कार्रवाई का हिस्सा बनते हैं तो मेरा ख्याल है कि पूरी आवाम उनको सुनना चाहती है कि वो कहते क्या हैं। ये सबसे बेहतर होता है कि अगर आवाम के सामने ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं समझती हूँ कि टर्निंग पॉइंट है ये। इसके अलावा बात करेंगे अदलिया में मुदाखलत की, जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल ने इस पर साफ साफ कह दिया है, साद रफ़ीक और ये सब भी लाइन पे आ गए हैं, सब लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब ऐसा कुछ है नहीं, ये मामले को सिर्फ उठाया गया है, मदाखलत हो नहीं रही। इन तमाम सिनेरियो पे जो एक चीज़ सामने आती है वो ये है कि लोग इसको नेगेटिव ज़रूर कहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, चीज़ें करेक्शन की तरफ जा रही हैं और कि चीज़ें जब करेक्शन की तरफ जाएँ तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। और वेलकम यूँ कि मुझे पता है कि मुझ समेत, मैं भी एक आम पाकिस्तानी हूँ, मुझ समेत बहुत से लोग ये बात सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव कैसे हो सकती हैं जब इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। चाहे वो जनरल अयूब के बारे में बात हो रही हो, कोई मामूली बात नहीं है, जनरल ज़िया के बारे में बात हो रही हो, कोई मामूली बात नहीं है। जनरल ज़िया ने कौन कौन सी सियासतदानों को नवाजा है ये अगर सामने आ रहा है तो ये मामूली बात नहीं है। अगर आइन का कत्ल किया गया, किस वक्त किया गया, अगर ये हुआ है, मशरकी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, इस पे बात हो रही है तो ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर भुट्टो साहब के केस पे एक दो टोक फैसला सामने आ गया, जाहिर सी बात है पहले तो आप उसको नहीं कर सकते, एक शख्स मनो मट्टी तले अब जा चुका है, आप इस पर क्या फ़ैसला करेंगे, लेकिन इंसाफ मिला। अगर ऐसा ही कुछ सिलसिला आगे भी होने जा रहा है तो ये पॉजिटिव बात है। मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर होने की तरफ जाएंगी। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि इकॉनमी को कैसे सपोर्ट किया जाएगा, इकॉनमी कैसे सही होगी, ये डिस्कस नहीं हो रहा है। ये एक सोचने की बात है कि पार्लियामान जहाँ पे आम फर्द के फैसले को, आम फर्द के मसलों को डिस्कस करना चाहिए, वहाँ पे इस वक्त हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि जनरल अयूब के साथ क्या होना चाहिए, या कोई किसी की रिश्तेदारी को लाते हुए बीच में अपने तमाम, या ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क के इशूज़ ही हैं कि कौन किसी की रिश्तेदारी को बीच में लाते हुए चैलेंज कर रहा हो। अगर ये रिश्तेदारियों को बीच में ना लाते हुए चैलेंज किया जाता ना तो ये बहस बड़ी अच्छी लग रही होती, बहुत अच्छा लग रहा होता, जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव है। लेकिन वो सियासतदान जो अवाम जिनको मुंतखब करके पार्लियामेंट में लेके आई है, वो अगर इस किस्म की बातें करें तो वो बच्चों की बहस लगना शुरू हो जाती है। क्या इस वक्त ये बात ठीक थी कि ख्वाजा आसिफ के ख़ानदान तक पहुँचा जाए या जनाब इस वक्त उमर अयूब साहब के ख़ानदान तक पहुँचा जाए? जो कुछ तारीख के हक़ाइक़ है वो बिल्कुल सामने, किसी का भी माजी ढका छुपा नहीं है और ना साफ़ सुथरा है। हर शख्स का माजी होता है, मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान में मुख्तलिफ फैसलों पे किसी के माजी को लाना चाहिए? हाँ, पाकिस्तान में जो फैसले माजी में गलत हो चुके हैं उनकी ज़रूर सुनवाई होनी चाहिए, उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर का मामला भी सामने लेके आएंगे। आज़ाद कश्मीर के मामले में ख़ास तौर पे इस वक्त जरदारी साहब आगे आए हैं और इसकी शहबाज शरीफ साहब ने तारीफ भी की है। कल हमने पूरा प्रोग्राम इस पर किया था। मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं जो कि एक गुड साइन है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था कि गुड साइन की तरफ तौर पे आज़ाद कश्मीर में हमारे भाई हैं और उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं तमाम मौज़ूआत पे। उबैद शाह मेरे साथ मौजूद हैं, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे।
शुक्रिया डॉक्टर साहब। और मुझे ज्वाइन किया है आरिफ अब्बासी साहब ने, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, और साथ ही साथ इकबाल सान साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले उबैद आपकी तरफ जाएंगे, बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि उमर अयूब साहब के ख़िताब की बातें उन्होंने बड़ी की, कि आइन की रखवाली की बात की, इंक्वायरीज़ की बात की। जब उनका खिताब ख़त्म होता है तो अचानक से एक और बात सामने आती है, जिसमें जनरल अयूब के लाश को निकाल के फांसी देने तक की बात होती है। किस तरह से लेते हैं इस मामले को? डॉक्टर साहबा, मैं तो अर्ज करूंगा कि वो थकते नहीं है नए नए शोबदे दिखाकर। इधर हमारा हाल बुरा हो गया तालियां बजा बजा कर। यहाँ जो अभी पहले तो आपने लीक्स का जिक्र किया ना, दुबई लीक्स का, पहली वाली जब पैनामा लीक्स आई थी तो इमरान खान साहब की हुकूमत निकली थी आखिर में उसमें से। अब पता नहीं क्या होगा, अल्लाह रहम करे, अब क्या होगा। ये लीक्स आई है, पाकिस्तानियों के नाम निकल आए। बहरहाल आपने सवाल दूसरे मौजू पे किया इंट्रो से हट के, तो मैं फिर उसी पे बात आगे चलाता हूँ आपकी। ठीक है सर। उमर अयूब साहब की जहाँ तक बात है ना, देखिए ये जनाब फील्ड मार्शल अयूब खान साहब के पोते हैं, गौर अयूब साहब के साहबजादे। तो आज इमरान खान साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट से अपना ऑफिशियल बयान एक लोड किया। जाहिर है कोई बाहर से उनकी टीम करती है, उनकी कंसल्टेशन से। उसमें उन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन का भी जिक्र किया कि उस रिपोर्ट को देखें, और उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल का भी जिक्र किया। तो वो काफी बातें की। तो वो उमर अयूब तो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं जिनकी बाकियात हैं, जिनकी तसलसल हैं, जिनकी नस्ल से हैं। अब वो बात सही है कि जनरल मसूलिनी को भी कब्र से निकाल कर सजा दी गई थी, तो ठीक है। अब कौमें खड़ी होती हैं, फैसला करती हैं, और अपनी रिवायात को बिल्कुल एक नए ट्रैक पे, एक नए पैटर्न पे डालने का फैसला कर लेती है। तो ऐसा होता भी है, कब्र से निकाल के सजाएं दी भी जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर कह कौन रहे, लुक हु इज टॉकिंग, अंग्रेजी में कहते हैं ना। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का खुद का ये मामला है कि जब वो, बड़ी मशहूर बात है कि जब उन हार रहे थे इलेक्शन में 2013 के इलेक्शन में, तो उन्होंने फोन किया था जनरल बाजवा को, 2018 में गालिबन, फोन करके कहा सर है की हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी, जनरल बाजवा ने कहा वो सबर करो, कोई नहीं, तुम्हारी सीट निकलेगी जनाब। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि किसी जनरल को, खुद सारी जिंदगी ज़िया-उल-हक के साथ उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की, क्या उनका क्या कहें। दुबई जब उनका नाम आया और इंक्वायरी शुरू हुई, तो वो दुबई में पता चला, उन्होंने एक लेटर पेश कर दिया जायदादों का कि 50,000 दिरहम की वो दुबई के शेखों की कंसल्टेंसी करते हैं, उनसे तनख्वाह लेते हैं। वो यहाँ वजीर खारजा थे, तनख्वाह दुबई से ले रहे थे। और उन्हें मुलाजमत करते हुए, नौकरी करते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी। तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, उनका बड़ा मशहूर जुमला, तो वो उन्हें भी करनी चाहिए। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई साहूकार बचा नहीं, अलमिया ही है। ये नहीं कि उमर अयूब को पकड़े या ख्वाजा आसिफ को पकड़े, अलमिया ये कि कोई बचा ही नहीं है। आज आप अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू देख लें। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया है कि आप ये जो इंक्वायरी है, स्क्रूटनी है जजों की इंटेलिजेंस के लिए, इसको छोड़ दें, आप इस पे मत पड़े, वरना अच्छा नहीं होगा। बात ये भी आती मेरी यार सुने, कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि इस बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश, वो तो यही तो मैं कह रहा हूं, मुद्दा ही यही है मेरा कि आज इन हरकतों का दिफा कौन कर रहा है, जो कल इन हरकतों पर रो रहा था। आपको एस्टेब्लिशमेंट लाके बिठा देती है, आप एस्टेब्लिशमेंट को झुक झुक के सलाम शुरू कर देते, कल भूल जाते हैं जो आप कह रहे थे। अब वक्त फिर बदलेगा, कल कोई और मसनद पे बैठा होगा। जो आज मसनद नशी है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। वो कल कोई और बैठा होगा यहाँ, आप बाहर होंगे, फिर आप रो रहे होंगे इसी बात का। एक दफा आप दरवाजा बंद ही नहीं करते इसका, एक दफा आप उसूल पे खड़े ही नहीं होते। आपको कहना चाहिए, दिफा नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि अगर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई रियासती इदारा किसी आला अदलिया के जज की कोई छुप कर जासूसी करने की कोशिश करता है, कोई वीडियो सेंटर बना के रखता है, तो ये गलत है, इसकी तहकीक होनी चाहिए, इसका रास्ता बंद होना चाहिए। नहीं आप दिफा करने खड़े हो गए, कल तक आप शिकायत कर रहे थे, आज दिफा करने खड़े हो गए। लेकिन वो तो बड़ी क्लियर होकर बात कर रहे हैं कि हम ऑन कैमरा ब्रीफिंग की बात कर रहे थे, हम इसकी बात नहीं कर रहे थे। मैं मजीद इस पे टॉपिक पे आऊँगी और तफसील से हम डिटेल में बात करते हैं। मुझे इस वक्त इकबाल सान साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो इस हवाले से बात होगी कि मामले ठीक होने आते हैं। अभी हमने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी बयान सुना था कि हम अवाम का जो मसला है उस पर पहले बात होनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर इस पर बात करनी चाहिए। उस पर हम बात करेंगे सियासी जमातें क्यों नहीं मिल रही, वो एक अलग मसला है। लेकिन आज जो गुफ्तगू हम सुन रहे हैं उमर अयूब और यहाँ पे वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख्वाजा आसिफ साहब की, दोनों अपनी आइन
की बचाव करते करते एक तरफ तो लगता है टर्निंग पॉइंट आ गया, यहाँ पे नून लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज पे नज़र आ रही है कि जनाब पीछे से हिसाब किताब होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नज़र आ रहा है कि असेंबली जैसे मुक़द्दस फ्लोर पे जहाँ पे इस वक्त हालात ये हैं कि आपको पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को सुनना चाहिए और एक हेल्दी अपोजिशन का रोल भी अदा करना चाहिए, कि हेल्दी गुफ्तगू होनी चाहिए, वहाँ पे ख़ानदानों पे पहुँचा जा रहा है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? और शुक्रिया डॉक्टर साहबा। देखिए डॉक्टर साहब, चूँकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, आप मेरी पार्टी का मौक़िफ़ लेने के लिए, आप मेरी पार्टी की लाइन ऑफ डायरेक्शन के लिए मुझसे बात करें, तो मैं यहाँ अपनी पार्टी की बात ज़रूर करूँगा। और कतई तौर पे तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का जो रवैया है फ्लोर ऑफ द हाउस, यकीनन उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात शायद हमें भी होंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी पार्टी की बात है तो मेरी पार्टी हमेशा से और मेरी पार्टी की क़यादत ने हमेशा से कभी भी न सब्र का दामन हाथ से छोड़ा, ना कभी किसी के लिए इस तरह के बेजा अल्फाज जो है इस्तेमाल किए जिसकी वजह से किसी की जात पर कोई ऐसी बात हो जाए जिसका जवाब देना मुश्किल होता है। लेकिन बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ ने ये रिवायत डाली कि लोगों को कबे तवे पे लगा दिया, नहीं छोड़ूंगा पे लगा दिया, जेल में डाल दूंगा, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप की के गिरबानों पे हाथ डाले गए गवर्नमेंट में। और खुसूसन खवातीन के बारे में जिस तरह मैं कहूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारी मोहतरमा फरियाल कानपुर साहिबा को जिस तरह हॉस्पिटल से गिरफ्तार करके ले जाया गया, फिर उसके बाद मरीम नवाज साहिबा या दीगर पॉलिटिकल लीडर्स खवातीन थे, उनके साथ नॉर्मल सलूक हुए। लेकिन कतई तौर पर इस तरह के रवैयों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करती और हमेशा इसकी मजम्मत करती है। और फ्लोर ऑफ द हाउस आजकल जो हो रहा है, ठीक है जी, आप अपनी गुफ्तगू में इतने आगे निकल गए कि आपने जो बाप दादों का जिक्र कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन बातों से इख्तिलाफ करती है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के मफाद में होगा, हमारे माशरे में। चलिए, मेरे सवाल को आप इस तरह से आप ले लें, आप कह रहे हैं अपने पार्टी का मौक़िफ़ देंगे। हमने देखा कि चीज़ें लोग समझ रहे हैं कि शायद गलत हो रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन की तरफ जा रही हैं। अगर भुट्टो साहब के केस का फैसला अब जाके होता है और वाकई ऐसा लगता है कि तारीख याद रखेगी कि भुट्टो साहब को अब जाके इंसाफ मिल रहा है, तो इसी तरह से मतलब ऑन रिकॉर्ड एक बात सामने आ चुकी है। इसी तरह से आपको लगता है कि ये बातें कि अगर कोई आइन से खिलवाड़ की बात कर रहा है और इन चीज़ों को सामने ला रहा है, तो ये भी तो करेक्शन पॉइंट की तरफ जा रही हैं चीज़ें। चले, अच्छी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगेन मैं कहूँगा मेरी पार्टी के ऊपर कभी भी आइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम नहीं लगा, जबकि तहरीक इंसाफ हो या दीगर सियासी जमातें हो, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वो पार्टी है जो आइन की खालिक है, जो दस्तूर जिसने आइन दिया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है मैं समझता हूँ जो उस आइन की हिफाजत करना भी सबसे बेहतरीन अंदाज में चाहती है। देखें, आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त भी फ्लोर ऑफ द हाउस या स्पीकर हजरात ने किस तरह से आइन की धज्जियां उड़ाई थी, किस माहौल में इमरान खान साहब जो है अदम एतमाद की तहरीक जो है कितना लंबा उसको घसीट कर रात को कितने बजे ये सारे वाकयात हुए। बहुत कई बार हुआ पाकिस्तान की आइन के साथ छेड़छाड़, पाकिस्तान के जर्नलों ने भी जहाँ तक की है, तो साथ साथ की पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें कसूर है। अगर वो ठीक होने जा रही हैं और नेक नियति से आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप इसमें सबसे आगे पाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आइन के दिफा की बात करती है, आइन की पासदारी की बात करती है, पार्लियामान की बात करती है, सियासत को पार्लियामान के अंदर रखकर उसके मसाइल को पार्लियामान में रखकर हल करने की कोशिश करती है। सर, मैं आपके मौक़िफ़ की तायद करूंगी, मुझे क्योंकि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैंने कल भी तारीफ़ की थी इस बात की कि यंग लीडर हैं और एक अच्छा जेस्चर दिया है कि हम यहाँ पे आवाम के मसाइल पे बात करें। लेकिन मसला ये है कि अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ये समझ गई हैं और बड़ी पार्टीज़ ये समझ गई हैं कि तमाम सियासतदानों को मिल के बैठना चाहिए वरना मसले का हल नहीं होगा, और जाहिर सी बात है जब तमाम पार्टीज़ की हम बात करते हैं तो उसमें तहरीक इंसाफ भी आ जाती है जो कि सुन्नी इत्तेहाद के तौर पे यहाँ पे मौजूद है असेंबली फ्लोर पे। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कि मसलों को हल कर सकती है दोनों पार्टीज़ के दरमियान में, यानी कि हम इस्टेब्लिशमेंट को भी इस वक्त पार्टी के तौर पे अगर रखें तो मसले के हल की तरफ क्या कोशिशें की जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई मसाइल को हल कर दिया जाए ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके? लेकिन डॉक्टर साहब, एक्चुअली बात यह है कि हम अपनी अना और अपनी खुदसरी को हमने एक तरफ रखना पड़ेगा इस मुल्क के लिए। लेकिन बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए हैं
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जब एमक्यूएम के पास एक मिलिटेंट विंग्स था, तो बेनजीर भुट्टो एमक्यूएम को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई थी उसमें एमक्यूएम को भी शामिल करना चाहती थी। लेकिन उसमें चूंकि मैं माजी में इसलिए जाना जरूरी है तो मैं अपनी पार्टी का असल चेहरा सही तरह पेश करने की कोशिश कर सकूं। तो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने उस वक्त भी एमक्यूएम के बारे में ये कहा था कि एमक्यूएम का पॉलिटिकल विंग आए और इस बात को डिक्लेयर करे कि उनका एमक्यूएम के अस्करी विंग से कोई ताल्लुक नहीं है और आगे एमक्यूएम किसी अस्करी विंग को सपोर्ट नहीं करेगी उस हाव पे। लेकिन चूंकि दीगर सियासी जमातों की मुखालफत थी इस बात पर, क्योंकि एमक्यूएम उस वक्त बहुत जोर में थी, बहुत ज्यादा कराची में उनका कंट्रोल था या बहुत सारे मामला थे, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद ये हुआ कि बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 से 13 में हमारी गवर्नमेंट आई। ठीक है, यूसुफ रजा गिलानी अपना टर्म पूरा नहीं कर सके लेकिन पार्लियामान ने अपना टर्म पूरा किया। सजेशन को वो मौका न मिला जो आज जिस सूरत हाल बनी हुई है। 13 से 18 वाली गवर्नमेंट में भी नून लीग ने अपना टर्म पूरा किया। मियां साहब ठीक है पूरा ना कर सके लेकिन पार्लियामेंट ने अपना टाइम पूरा किया। और बिल्कुल इसी तरह 18 से 23 वाली में भी खान साहब पूरा ना कर सके लेकिन पार्लियामान ने कंटिन्यू किया। तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 2014 का धरना हो, 2017 में खान साहब की तहरीक को जो 126 दिन का धरना उन्होंने दिया, तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ये लानतान किया कि जनाब चूंकि हमने नून लीग को सपोर्ट किया, बेसिकली हमने पार्लियामान को सपोर्ट किया था और हम पीटीआई को कहते थे कि आ जाएं पार्लियामान का हिस्सा बने और पार्लियामान के अंदर बैठ के इन मसाइल को हल करें। क्योंकि अब यहाँ जो आपने बात की कि दोनों पार्टियों को मिलाकर बात करनी चाहिए, तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बहुत आइडियल सियासी जमात है। तो सर फिर इस लिहाज से तो मुझे ये कहना चाहिए कि एक हुकूमत चल रही थी लेकिन नो कॉन्फिडेंस आता है तो उसमें सबसे पहले पीपल्स पार्टी ही की मूवमेंट सामने आती है। तो सर वो क्यों हुआ था, जमहूरी अमल को क्यों रोका गया? हमने कोई गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से खान साहब को नहीं निकाला जैसे माजी में पार्टियां निकलती रही। पाकिस्तान में पहला प्राइम मिनिस्टर थे जो जमहूरी और आईनी और कानूनी तरीके से निकाले गए। इससे पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती। पहले जितने भी निकाले गए 58(2)B का मार्शल लॉ का इस्तेमाल हुआ। 58(2)B खत्म किसने की? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने खत्म की। तो ये सारी बातें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। और ये हुस्न जमहूरियत का कि अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके पास नंबर अगर पूरे ना हो, पीपुल्स पार्टी के लिए हट जाए या दीगर कोई सियासी जमात हट जाए, तो जाहिर है हमने अदम एतमाद कर दिया उनके ऊपर। जब अदम एतमाद कर दिया तो दीगर सियासी जमातें अगर अपने नंबर जिनसे ज्यादा कर लेती हैं तो शहबाज शरीफ साहब को रुखसत होना पड़ेगा। तो ये वो आईनी तरीका है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अडॉप्ट किया। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने कहा कि जनाब पीपुल्स पार्टी जो है दोनों पार्टी, पीपुल्स पार्टी दोनों पार्टियों को मिलाने की बात नहीं करती। पीपुल्स पार्टी पाकिस्तान के मौजूदा हालात में पाकिस्तान की एक एक सियासी पार्टी से रिक्वेस्ट करती है कि आए मुल्क के खातिर आगे बढ़ें और अपने इख्तलाफात भुला दें। क्या हमारे इख्तलाफात थोड़े थे मुस्लिम लीग नून के साथ? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमाने में मुस्लिम लीग नून ने वो सारी बातें नहीं की जिसको हमने भुला दिया? तो बड़े दिल के साथ सियासी सियासतदानों को बड़े हौसले के साथ कलसियों को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। और जहां तक देखिए पीटीआई का ताल्लुक है, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जब मौका नहीं मिला जमहूरियत को कमजोर करने वालों को, तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को उस अंदाज में जन्म दिया जिस अंदाज में वो चाहते थे। फिर 2018 में वो मैंडेट भी मिला। तो हम तो चाहते थे जो ये मैंडेट देते हैं ये मैंडेट न लें, मैंडेट ले लें। तो जो मैंडेट अब फिर ये 2024 में भी सूरत हाल ऐसी है ना कि लोग नहीं मान रहे इलेक्शन को। तो जब तक सियासी जमातें ये तय न कर लें कि हमने एक दूसरे के खिलाफ सियासत तो करनी है लेकिन इस्तेमाल नहीं होना, उसके उस वक्त तक ये चीजें ठीक नहीं हो सकती। अब अगर हम कहें, हमारे लीडर अगर कहेंगे जी मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, मैं डीजीआई से बात करूंगा, हमारी बात सियासी जमातों से नहीं हो सकती। जब मेरा लीडर ये कहे कि आए बैठकर बात करते हैं, फिर पीटीआई का लीडर ये कहे कि जनाब हम इनसे हाथ ही नहीं मिलाएंगे, तो मेरी बहन कैसे ये बातें आगे बढ़ेंगी? ये जो लोग इस तरह के रवैये अडॉप्ट करते हैं ये उनके सोचने की बात है और सारे सवाल उनसे बनते हैं। मेरी पार्टी का मौक़िफ़, मेरी क़यादत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि मुल्क के लिए चाहे मुझे सियासी नुकसान हो, मेरी पार्टी का सियासी नुकसान हो, मेरी क़यादत का सियासी नुकसान हो, हम इसे अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हो इस बात को हम सबको अफोर्ड नहीं करना चाहिए। उसके लिए सब बातें भुलाकर बड़े दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ जो लोग सियासी लीडरान को इस्तेमाल करते हैं उनको खैर बात कहते हैं और आगे बढ़ें। अच्छा, मेरे पास कितना वक्त है? मैं एक और सवाल इकबाल खान साहब से पूछना चाह रही हूँ। चलिए इकबाल खान साहब, एक और क्वेश्चन का मुझे जवाब दीजिएगा। अभी एग्जेक्टिव और अदलिया के दरमियान एक तनाव की कैफियत है और उसमें बाकायदा बड़े इल्ज़ामात हैं। ये कोई छोटे इल्ज़ाम नहीं है कि अगर सिटिंग जजेस जो हैं इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुदाखलत का और फिर अटॉर्नी जनरल भी मैदान में आ जाते हैं, उसको बात करते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस मामले को? अता तारड़ साहब ने भी इस मामले को उठाया है। आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस मामले में?
देखिए बिल्कुल क्लियर है कि पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती है हर कोई अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए काम करे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के तो मैं समझता हूँ ये सवाल ही नहीं बनता कि पीपल्स पार्टी से ये सवाल भी किया जाए, या पीपल्स पार्टी की किसी वर्कर से, किसी नुमाइंदे से, किसी ओहदेदार से, किसी लीडर से ये सवाल किया जाए कि जी आप क्या चाहते हैं। पीपल्स पार्टी डे वन से ये कहती है कि जो जिसका रोल है उसको प्ले करना चाहिए। अदलिया अपना काम करे, अदलिया का देखें। देखिए मेरा सवाल ये है कि आप इन दोनों के बयानात को किस तरह से पीपल्स पार्टी देखती है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल का बीच में आ जाना और ये कहना कि जनाब तोड़ मोड़ के चीजों को पेश किया गया है, ये गलत है, सही कौन है? मतलब अगर ये तो आप जो बात करें इसका मतलब ये कि बाकी इदारे ने मुदाखलत की और गलत है। तो हम तो कहते हैं मुदाखलत ना अदलिया करे ना दूसरे करें, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने डॉक्टर साहब, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जज का काम नहीं है, चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि ये हॉस्पिटल्स में जाके छापे मारे या थानों में जाके छापे मारे। चीफ जस्टिस का काम नहीं है कि डैम के लिए पैसे मांगे। बात को समझें आप, ये डोमेन है। जब कभी सिचुएशन इस टाइप की होती है कि अदला के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं जो नागवार होती हैं, कभी दूसरी साइड पर ये चीजें नागवार होती हैं। जब तक हर कोई अपने दायरे में रहकर, अपने डोमेन में रहकर अपने काम को नहीं करेगा, आप एंकर हैं, मैं एंकर बन जाऊं तो आपका इदारा नहीं चलेगा। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर की साइड लेंगी, पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेंगी तो भी आपका इदारा नहीं चलेगा। तो जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए, मुल्क इसी तरह आगे बढ़ेगा। अदरवाइज जो सूरत हाल डेवलप है, कभी अदलिया, कभी मीडिया, कभी पार्लिमान, कभी स्टेब्लिशमेंट, ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा और हमारा मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहेगा। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, चाहे वो सियासतदानों की सूरत में हो, चाहे वो धरने की सूरत में हो, चाहे अदलिया की सूरत में हो, चाहे मुल्क की बॉर्डर की सलामती की सूरत में हो। स्टेबिलिटी इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। अगर खुदा ना खासा मुल्क के डिस्टेबलाइज करने के लिए जो सी चीजें 2014-15 से हर एंगल से खराब होती जा रही हैं, खुदा ना खासा ये खराब हुई तो ये मुल्क हमारा, अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। हम सबको अपने गिरेबानों में झांक कर मुल्क को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हौसलों को मजबूत कर एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका यही हल है और कोई इसका हल नहीं है। दायरे का तयन कर लें और उस दायरे से बाहर न निकलें। जी, बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे बहुत सारी एक नया बात मुझे करनी है। मैं चाहती हूँ कि उबैद से मैं नए सिरे से बात करूँ। एक छोटे से ब्रेक पे चले जाते हैं, उसके बाद जो है वो तफसील से बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। वो कहा जाता है कि उबैद बात लबों पे आ रही है और सुबह हिलाना न मना, ऐसा कुछ है, कुछ शेर है। लेकिन मैंने बड़ी तहम्मुल से तमाम चीज़ों को सुना है, बड़ी तहम्मुल से चीज़ों को सुन रहे थे। क्या कमेंट करेंगे? तो बात यह है कि इकबाल भाई हमारे दोस्त थे, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे। बाकी इकबाल खान एक इंसान के तौर पे बहुत जबरदस्त इंसान है। तो वो कह रहे थे आखिरी जुमलों में जब उन्होंने कंक्लूड किया तो मुझे ऐसा लगा, वो कह रहे थे ना कि आईनी इदारों में सबको रहना चाहिए और फला। मैंने सोचा कि सब अपना अपना काम करें, ये करे वो करे। तो मुझे लगा जैसे बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, दो दूनी दो, एक रट्टे वाली बात है ना। प्रैक्टिकली बात ही कुछ और है, दुनिया ही दूसरी है। पीपल्स पार्टी ने 16 साल में यहां बल्दियाती इदारों को अपने टांग पे खड़ा होने नहीं दिया। गली की नाली ठीक करानी है ना तो इख्तियार अपने पास रखते हैं, बोले भागो तुम्हारा क्या काम है। ग्रांट देते हैं, ग्रांट तनख्वाह के लिए बैठे होते बल्दिया के मुलाजमीन, उनको ग्रांट का चेक आता है। जब वो मुजाहरा करते, शोर शराबा डालते, सीएम साहब समरी मंगा के एक चेक पास करते, जाओ भाई इनको तनख्वाह दे दो। ना एसएलजीओ में उनको अपने फंड रेज करने का इख्तियार है, ना उनको अपने अफसरान लगाने का इख्तियार है। सिंध अर्बन ग्रुप जो है वहां से लाके शिकारपुर से और लड़काना से लाके यहाँ केएमसी में मुलाजमीन लगा रहे। अभी 21 स्कीमें मेयर साहब से, उनका अपना मेयर है अब तो, इतने सालों के बाद उससे इसकी 21 स्कीमें छीन ली, सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले ली। क्या आइन तो कहता है बल्दियाती इदारे आजाद होंगे, बुनियादी जरूरियात वो पूरी करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन उनका सब्जेक्ट होगा, बेसिक हेल्थ केयर उनका सब्जेक्ट होगा, सड़क पार्क स्ट्रीट लाइट उनका काम होगा। आप उनको करने नहीं देते, कह रहे आईनी, हर कोई आईनी हुदूद में चले, आईनी दायरों में रहे, दो दूनी 4 वैसा लगता पहाड़ा पड़ रहे हैं। प्रैक्टिकली कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। प्रैक्टिकली आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी इस वक्त, अगर हम पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों को सामने लेके चलें तो पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी इस वक्त मुझे नजर आती है कि जो कि बात कर सकती है, बात के अमल को, मुफाहिमत के अमल को आगे लेके चल सकती है। बीच में आज़ाद कश्मीर वाले मामले को भी आगे लेके चली है।
लेकिन यहाँ जो मेरा क्वेश्चन वहाँ पे रेज हो रहा था वो यही था कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की और वो ढके छुपे लफ्जों में ये बात कह गए कि ये जो अदलिये वाला मामला हुआ है उसमें तमाम इदारों का हदूद में रहना चाहिए। इसमें तो बिलावल साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो एक कदावर शख्सियत साबित करते हैं खुद को, एक सही स्टांस लेते हैं प्रैक्टिकली जो भी बात हो, निटिग्रिटीज और रियलिटीज, लेकिन स्टांस बिल्कुल ठीक लेते हैं। वो कहते हैं नहीं ये उसूली तौर पर ऐसा है वैसा है, यहाँ दूसरे तो खड़े होने को भी तैयार नहीं होते ना। उनकी ये बात अप्रिशिएबल है कि उनमें इतने गट्स हैं कि वो एक सही स्टांस ले लेते हैं, पब्लिकली एक ठीक बात कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने इमरान खान को डिफेंड कर लिया अमेरिका में इंटरव्यू देते हुए। ये एक अच्छी बात है कि चलो एक लीडर में ये कम से कम, लेकिन प्रैक्टिकली सिंध गवर्नमेंट की हद तक आप बात करें, पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करें, जस्ट शेम। मैं कोई इसको इस मामले में कोई लगी लिपटी करने को या रियायत करने को तैयार नहीं हूं, ठीक है ना। एक बिल्कुल ऑब्वियस बात है, हाँ कौमी सतह पर बाज मामलात में जो अब उनकी लीडरशिप है यानी बिलावल साहब है। अच्छा, मैं तहरीक इंसाफ की तरफ जाऊं और आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया कि मैं चाहती हूँ कि इस पर कुछ जुमले हो जाने चाहिए। इस वक्त आपको अंदाजा है कि कराची में क्राइम रेट अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुका है। इतना तो मेरा ख्याल है कभी भी नहीं हुआ कि एक आम बच्चा जो कि स्कूल पढ़ने वाला है, कॉलेज पढ़ने वाला है, वो भी हाथ में गन लेके डकैतियां कर रहा है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो हम ये कह रहे थे कि बाहर वाले आके डकैतियां कर रहे हैं, अब ये बाहर वाले भी नहीं है, कौन है ये? हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव मौजूद है डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि डकैतियां होना तो तशवीशनाक है, बट इन डकैतियों में मर्डर्स होना, उसका रेशो बढ़ना बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। अब पहले ऐसा नहीं था, भाग जाया करते थे अगर मुजाहिमत हो, हाथ पैर अपनी जान छुड़ा के या कुछ करके, अब सीधा गोली मार देते। या तो गोली सस्ती मिलने लगी, मुफ्त की मिल रही, बट रही है, या कोई उनको यकीन हो गया कि हमें कोई पकड़ेगा ही नहीं, पूछता ही नहीं है, कैमरे लगे होते हैं उसको देख के वो हाथ हिलाते। मुंह पर कोई पहले मास्क लगा लिया करते थे, मुंह छुपा लिया करते थे, अब नहीं छुपाते, क्योंकि इसका मतलब यह है कि न सिर्फ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है, एग्जेक्टिव पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, बल्कि ये जुडिशरी पर भी बहुत बड़ा सवाल है कि आमतौर पर अगर पकड़े जाते हैं तो 1-2 महीने में बेल होके बाहर निकल आते। तो ये तो पूरा निजाम पर सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि अगर डकैत आ रहा है और अब तो ये हो गया है, आई एम सॉरी टू से, मैं कराची वालों के साथ हमदर्दी कर सकती हूँ कि दुकानों के अंदर घुस के डकैतियां करना और आम बच्चों के पास पिस्टल आ जाना और इसको बड़ा नॉर्मलाइज समझना कि ठीक है। और अब तो ये भी मैंने देखा है कि कोई लेके जाता है तो कहते हैं उसको ज्यादा जरूरत होगी, वो लेके चला गया। और आप ये देखें कि अब शहरी इसके लिए तैयार है कि भाई एक आध छोटा मोबाइल रखकर घर से निकलो, महंगा कोई है तो घर में रख के निकलो। नहीं, इसका कसूर इसका लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट है, अब तो MQM का स्टेक भी आ गया है, ये मिलके क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या काम करेंगे? वो जो कच्चे के इलाके के डाकुओं के सहूलतकार थे 72 एहलकार, जो जिनके टेलीफोन चेक हुए थे, CDRs निकाली गई थी कि वो रास्ते में और उनको इन्फॉर्मेशन देते, उन्हें यहाँ कराची ट्रांसफर कर दिया गया, सड़क पे खड़े होकर लूटो, सरकारी डाकू बन के। उनको तो नौकरी से निकालना चाहिए था, उनको यहाँ ले आया गया। आप अप्रोच देखें ना, देखें हम तनज़्ज़ुली और ज़वाल की आखिरी हदों को छू रहे हैं। कोई इसको तस्लीम करे या ना करे, कम से कम मैं ये ओपनली कहना चाहता हूं कि हम आखिरी हदों को छू रहे हैं। ये जो ऊपर ऊपर से मेकअप किया जा रहा है ना, लिपापोती की जा रही है, सऊदी सरमायाकारी आ जाएगी, फला आ जाएगी। चीन और सऊदी तो परेशान है कि हम कहां पैसा लगाए। ये 18 तारीख को सऊदी शहजादे आने वाले थे, मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान कैंसिल कर दिया उन्होंने। ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना यहाँ कोई शफाफियत है। यहाँ सियासतदान हो, सिविल ब्यूरोक्रेट्स हो या जर्नैल हो, सब बाहर जाके जायदादें बना लेते हैं यहाँ के पैसे से। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। 8 फरवरी के इंतखाबात होते हैं और इस वक्त जो आखिरी बयान शहबाज शरीफ का आता है वो ये कि तमाम इदारे जो है वो निष्कारी की तरफ चले जाएंगे। तो निष्कारी कैसे हो सकती है अगर लोगों को भरोसा ना हो, बाहर ममालिक में लोगों को अगर ना पता हो, दूसरे मुल्कों को ना पता हो, तो निष्कारी वाले मामला कैसे? आपके अरबाबी इख्तियार यहाँ से पैसे कमाकर बाहर जायदादें ले रहे, समझे ना, तो वो यहाँ क्यों सरमायाकारी कोई करेगा? उसको क्या इंटरेस्ट है कि आप पैसा लगा, आप पैसे कमा लें उसमें से? जिनके पास यहाँ अथॉरिटी है, जो यहाँ पावर में है, जिनके थ्रू प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्कीम्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, वो तो पैसे निकाल लेते हैं यहाँ से। उनके बजाय वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। अगर एक आदमी का टैक्स रिटर्न में ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैं तो उनके मुंह पे थप्पड़ मारना चाहूंगा जो बहुत शफाफियत का दावा करते हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान है, उन्होंने 1.5 लाख रुपए टैक्स दिया था, उनकी 16 अरब की जायदाद निकल आई थी बाहर। तो आप एक्सप्लेन करें ना, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने पैसे हैं, आपने कितना टैक्स दिया, क्या डिक्लेयर किया, फिर आपकी बाहर की जायदाद भले हो जस्टिफाइड है। यहां एक मेजर जनरल साहब है,
एक हसास इदारे के नंबर 2 थे, बड़ा नामी गिरामी थे, उनकी आज की जायदाद में उनका नाम है, तो वो बताएं ना उनकी तनख्वाह कितनी थी, कितना टैक्स भरते थे, कहां से आई वो जायदाद, बताएं, एक्सप्लेन करें। जनरल आसिम से पूछा गया था, जनरल आसिम से पूछा गया था, ये पिज्जा डिलीवरी वाला इतनी बड़ी चेन कैसे आपने बनाई? ये दुबई लीग्स में बड़े बड़े लोगों का नाम आया है, देखिए कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? 11 अरब डॉलर की जायदाद। सरमाया हसास होता है, ठीक है ना, सरमाया ऐसी चीज नहीं होता, मेरा कैपिटल है, मैं आपको क्यों दे दूं कि आप उसको एंजॉय करें? वाई फॉर? अगर चीन पैसे लगाए तो क्यों लगाए, और सऊदी अरब पैसे लगाए तो क्यों लगाए? हमारा हाल ये है कि हम मिनरल वाटर मुसाफी जो है ना दुकान पे मिलता है, बाहर से इंपोर्ट करके पीते हैं, तुख्मे बालंगा का शरबत हम इंपोर्ट करके पीते हैं, बिल्ली की जेलियां, कुत्ते के बिस्किट यहाँ स्टोर पे रखे हुए, तो भाई हम कैसे चलेंगे? ये लीपा पोती से क्या हम चल जाएंगे? हमारे तो हाल ये है कि गंदम का इतना बड़ा बोरान आ गया, फिर भी 500 रुपए किलो आटा जो है वो, मुझे तो मेरी तो समझ से बाहर है कि इतना आटे होने के बावजूद भी क्यों इतना महंगा, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को भी इस हवाले से बात करनी चाहिए। आखिर कश्मीर में हद और बस हो गई ना। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतार के, मैं कहता नहीं शलवार, वो उनको वहां लटकाए गए, तो आप देखे ना, हद और बस होनी है। जिसका आप जिसको इग्नोर कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो सर पर खड़ा है, वो उसको आप हंगामा कहें, बलवा कहें, इनकलाब कहें, आप उसे बेचैनी कहें, अनरेस्ट कहें, तकलीफ कहें, चीखे निकल जाना कहें, जो भी कहें, 14 टैक्सीज हैं बिजली के बिल पे, आप भर ही नहीं पा रहे, लोग रोते फिर रहे, ढूंढते फिर रहे कि किससे भरवा ले, खासतौर पर कराची वाले। हाँ, और आप देखें खैबर पख्तूनख्वा का एटीट्यूड, आप खराबी की हालत देखें। अली अमीन गंडापुर कह रहे कि हमारे 1500 अरब रुपए निकलते हैं, हमारे 115 अरब बिजली के जो डिफॉल्ट है काट लो, मैं अपने लोगों को फ्री दे रहा हूं। मजाक हो रहा है इस मुल्क में। सब्सिडी तो इस वक्त अफोर्ड की ही नहीं जा सकती, बिल्कुल। आजाद कश्मीर का मामला अलग है। 87 अरब रुपए के बिजली के यूनिट फ्री है, किस चीज की सब्सिडी? हमारी कहां गुंजाइश है? क्यों कर्जा ले रहे हैं आप? लेकिन जो आजाद कश्मीर वाला मामला था उसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी, चूंकि जब आपकी रियासत उसके ऊपर कोई चलता है, कोई दूसरी रियासत उसके साथ होती है, तो कुछ मसाइल उसके साथ हल किए जाते हैं और पहले उसके माहिदे होते हैं। इसलिए आजाद कश्मीर के बहुत सारे मामला जो थे उस पर अफवाह तफहीम करने की जरूरत थी। उनके कुछ मांगे बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा था वो गलत था। बहुत सी ऐसी शरपसंद तंजीमें उनके साथ हो गई थी जिसका खुद आज़ाद कश्मीर के अवाम को इल्म नहीं है, लेकिन आई होप कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुझे इस वक्त आरिफ अब्बासी साहब तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आरिफ अब्बासी साहब, बहुत कुछ है आपसे बात करने के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम वक्त में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि तहरीक इंसाफ आपके बानी वीडियो लिंक के ज़रिए अभी कार्रवाई में सामने आएंगे। क्या समझते हैं, डेवलपमेंट है, अच्छा है कि अवाम उनको देख सकेगी, वो बात करेंगे? किस तरह से देखते हैं इस मामले को? नहीं, देखिए, ये तो उनका कानूनी और आईनी हक था कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक नेशनल इंटरेस्ट का मसला है अदालत को बताते, और उन्होंने पोटेंशियल थे। तो असल में ये कोई अनहोनी बात नहीं है, बट मौजूदा हालात में जो हमारे हुक्मरान हैं इनमें तो थरथली मच गई है। हालांकि हमें ये भी नहीं पता कि वो उसको लाइव दिखाएंगे पूरे पाकिस्तान में कि नहीं दिखाएंगे, उस दिन अदालत का क्या माहौल होगा। लाइव की इत्तलात है, बिल्कुल नहीं, अभी हमें तो नहीं पता, और उस टाइम अदालत का क्या माहौल होगा, अंदर किसी को जाने भी देंगे कि नहीं जाने देंगे। नहीं सर, यूट्यूब का जो चैनल है उस पर तो लाइव आ रहा होगा। हाँ, डेफिनेटली, बट कोई पता नहीं है। अभी साफी भी कोई बहुत साथ हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो जो साफी कवरेज करते हैं इसकी सुप्रीम कोर्ट की, वो भी कह रहे थे कि पता नहीं उस दिन हालात क्या होंगे, भाई साफी भी अंदर जाएंगे कि नहीं, कितनी देर के लिए खान साहब को परमिट किया जाएगा और कितनी देर वो रहेंगे, और उसके अलावा उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, टेक्निकल खराबी ना आ जाए। अभी भी अडयाला जेल में मशकों के नाम पे उन्होंने सिक्योरिटी बहुत सख्त की हुई है। तो इन मतलब मौजूदा हालात में इन हुक्मरानों पे हम यकीन तो नहीं करते, लेकिन अच्छी खबर है वर्कर्स के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कि 337 डेज के बाद खान साहब का अगर झलक नजर आने दी इन्हें तो इंशाल्लाह आएगी। चलिए दूसरी बात पे आ जाते हैं। आज क्योंकि हम प्रोग्राम में पहले जिक्र कर चुके हैं इस हवाले से, उमर अयूब साहब खिताब कर रहे थे, उसके बाद जो है उनके काउंटर भी किया गया और ख्वाजा आसिफ साहब ने उनका काउंटर किया। एक तरफ तो ऐसा लगने लगा कि नून लीग और तहरीक इंसाफ एक पेज पे आ गए, क्योंकि दोनों का मकसद आइन की पासदारी और आइन को उनकी आइन की इज्जत करना था। लेकिन दूसरी तरफ दोनों ही अपने अपने खानदानों के पीछे पड़ गए और गड़े मुर्दे उखाड़ने की बातें होने लगी। किस तरह से देखते हैं इस मामले को?
नहीं जी, ये तो आप ज्यादती कर रही है मैडम के नून लीग और पीटीआई को। नून लीग तो पैदा ही एक आमिर की गोद में हुई है, वो आप उनकी ले लें, वहाँ वजीर खजाना से पंजाब के जनरल जिलानी से लेके फिर ज़िया हक के साथ, फिर हम जोड़ तोड़ IGI और मुख्तलिफ किस्म की हमेशा ये जोड़ तोड़ करके और लेकिन सर यहाँ थोड़ी सी ज्यादती आप नहीं कर रहे कि उमर अयूब साहब भी तो बहुत सारी पार्टियां बदल चुके हैं और फिर नहीं, देखें अब एक शख्स है, उसके दादे ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसका जिम्मेदार उमर अयूब नहीं हो सकता। उनके अगर अयूब खान ने गलत काम किया उसको कोई भी नहीं कह रहा वो सही था, हम सब जमहूरी लोग। सर आप जहाँ आप आमिर की गोद की बात कर रहे हैं तो सर 2018 के इलेक्शंस को इतने कोई पाक साफ तो नहीं थे सर। नहीं, मेरी बात सुने, असल हकीकत यह है कि 2018 के इलेक्शन में भी हमें जो है ना हराया गया। हमारी 34-35 सीटें ये जान के हराई गई है ताकि एक अच्छी अक्सरियत लेके हम पार्लियामेंट में ना जा सके, कमजोर हुकूमत तक रखने के लिए उसने भी हमारे साथ बेईमानी हुई है। तो सर यहाँ रुक जाइएगा, मैं आपकी बात की तायद करती हूँ, आपने एक अच्छा पॉइंट आपने दे दिया, लेकिन एक और बात की मुझे तायद कीजिएगा। जो इमरान खान साहब के खिलाफ इतने केसेस हैं, चाहते तो इस पे फौरी फैसले भी हो सकते थे और बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जिसमें सजाएं भी हो सकती थी, लेकिन फ्लॉज छोड़े गए। यानी कि ये आपको जहाँ पे कम आप कह रहे हैं बकौल आपके कि आपको कम सीटें दी गई और भारी अक्सरियत से नहीं आने दिया गया, उसी तरह से इमरान खान साहब के केसेस में फ्लॉज छोड़ने की वजह ये भी तो नहीं है कि वाकई अब एक और पार्टी पे प्रेशर डालना है? नहीं, आप माशाल्लाह जान-दीदा साफी हैं, सारी चीजें समझते। मुझे बताएं किसी एक केस में भी जान है? किसी सिंगल कादिर ट्रस्ट वाले केस में जान है? वैसे ये मैं आपको अपनी राय दे रही हूँ। कौन से कादिर ट्रस्ट वाले जो केस नहीं, मेरी बात सुनो, केस में आपको मैं आपको समझाता हूँ। वो जो पैसे मलक रियाज के वहाँ पड़े थे इंग्लैंड में, वो पैसे मलक रियाज को वापस हुए और मलक रियाज ने अपनी मर्जी से वो पैसे उसने सुप्रीम कोर्ट में सर अभी उसकी वजाहत ना करें, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ। साइफर वाला केस भी है, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। खान को या उनकी मिसेज को क्या फायदा होगा? एक मरला सीधा मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस तो था ना जी सर, सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो था। नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, वो पैसा था नवाज शरीफ के बेटे ने, असद नवाज ने वो बेची थी एक बिल्डिंग इनको मलक साहब को। मलक साहब ने वो बिल्डिंग आगे बेची और उसके पैसे, वो 25 मिलियन की बिल्डिंग थी, 50 मिलियन में मलक रियाज को जबरदस्ती इन्होंने दी और फिर मलक रियाज ने वही पैसा बाद में अपनी बहू को दिया और कुछ पैसे और मिला के उन्होंने पाकिस्तान भेजा। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, उसके सबूत है कि वो मशकूक था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी। वो उसमें भी नवाज शरीफ के बेटे का है कि 25 मिलियन की जायदाद 50 मिलियन में बचा वो मलक रियाज को बेच दी। ये वो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग। सर और क्या होती है मनी लॉन्ड्रिंग? मैं इस पे बहस में नहीं जाना चाह रही सर, मैं आपके मुद्दे पे आना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि आपको कमजोर करने के लिए, अगर आप कहते हैं कि किसी ने साथ दिया, लोग कहते हैं 2018 के इलेक्शन फेयर नहीं थे, लेकिन आपने उस पर जवाब दिया और मैं मान रही हूँ उस जवाब को कि आपने कहा कि हमें कुछ सीटों पे हराया गया ताकि हमें बड़ी अक्सरियत ना मिले, चले मान लिया। उसी तरह से अब क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टी की भी रस्सी कसने के लिए इमरान खान साहब के केसेस में फ्लॉस रखे गए? नहीं, फिलहाल देखें, मुझ पे 128 केसेस है। ये केसेस तो ऐसे हैं कि आप एक वक्त में आप बता के रावलपिंडी में कमेटी चौक में थे, उसी वक्त में आप वो मुल्तान में थे, उसी वक्त आप मियां अली थे, उसी वक्त आप सरगोदा थे, उसी वक्त आप शॉर्ट ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं हम और आरिफ अब्बासी साहब बात कर रहे थे। लेकिन आरिफ अब्बासी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल करती हूँ कि ऐसे भी केसेस हैं कि एक आदमी जो है 3 जगह बैक वक्त मौजूद है, तो ऐसा भी फ्लॉस हमने देखा है। लेकिन ये कुछ तो हकीकतें आंखों देखी है ना, कि जैसे ही 9 मई वाली सूरत हाल होती है, पीटीआई के हैशटैग के साथ ये कहा जाता है कि जीत हो गई और पीटीआई जो है वो जीत गई और हमने जो है चारों शाने चित कर दिए, हमने फलां जगह हमला कर दिया। कौन कर रहा था सर? ये भी कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा था? नहीं, देखते वो अब मैं क्या कहूँ कि जिस तरह मैं उस टाइम मौजूद था वहाँ हाई कोर्ट, जिस तरह खान साहब को वहां से अरेस्ट किया गया, ये कोई तरीका था? वो जानबूझ के अवाम को गुस्सा दिलाने के लिए फिर ड्रोन कैमरे से फिल्म बना के, अभी हम हाई कोर्ट से बाहर नहीं निकले थे, टीवी पे वो चल गई थी फुटेज। तो वो राना सनौला साहब उस टाइम इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये साजिशों के IG है, ये महाज साजिशी शख्स है। इसका सारा प्लान था कि इस तरह अवाम को उकसाया जाए, गलत तरीके से खान साहब को गिरफ्तार किया जाए
ताकि वो प्री प्लान था। अब आप देख लें, यहाँ GHQ की तरफ रास्ते में सिंगल पुलिस वाला नहीं था, इसी तरह लाहौर में वो जो कोर कमांडर हाउस है, तो इनमें बीच में लोगों को मिला के, इनके जो अपने लोग थे, नून लीग के थे या चाहे वो पुलिस के थे, लोगों को एक तरह के गाइड करके लेके गए, क्योंकि पब्लिक मॉब पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उस दिन के आप सारे एपिसोड देखें कि हाई कोर्ट में क्या हुआ, उसके बाद किस तरह वो हर चैनल पे वो जो खान साहब की गिरफ्तारी के इमेजेस हैं वो दिखाए गए और बुरे तरीके से गिरफ्तार किया गया। उसका सही है। मकसद सिर्फ ये था मुझे कि एक बात का लोगों जवाब को दे दे। मैं एहतसाब दिलाया जाए। आपकी जो गुफ्तगू से बात समझ रही हूँ, मैं छोटी तालिब इल्म हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही, लेकिन मैं जो इतना समझी हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि साजिश थी, ना इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ किया है, ना इसमें तहरीक इंसाफ ने कुछ किया है, ये उस वक्त की गवर्नमेंट का कसूर है, उसने एक साजिश रची थी, ये ठीक है कोई ना। शक नहीं लेकिन है। एक आपके रहनुमा का बयान मुझे याद है, वो उन्होंने, मैं पूरी बात नहीं कहना चाहती, उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो फिर यहाँ हुकूमत पे नहीं होगी, इस्लामाबाद में नहीं चढ़ाई होगी, चढ़ाई कहीं और होगी। ये क्यों भी पहले कहा गया था? ये पहले के मैं भी जोश में, गुस्से में, अच्छा, किसी ने ये सही कह दिया हो, बट ये गलत, अगर किसी ने कहा भी है तो गलत कहा है। सही, ठीक है, ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आया। आरिफ अब्बासी साहब जी कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आरिफ अब्बासी साहब। उबैद शाह साहब, बातें काफ़ी हैं, लेकिन आपसे मैं फिर एक बात तो पूछना चाहूँगी। इमरान खान साहब की अवामी रोनुमाई फिर से होने जा रही है। अवाम बड़ी जज्बाती है, मेरा ख्याल है कि पेट तो खाली है, अब रोटी वोटी तो हमारे पास है नहीं, गर्मी में भी हम हैं, लेकिन हम जज्बाती बहुत हैं और अपने लीडर से मोहब्बत एक होती है। इन हालात में क्या समझते हैं, ये बेहतर साइन है या इस वक्त इस चीज़ को हवा नहीं देनी चाहिए थी? देखिए, पहले तो जाहिर है कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे इंतशार फैले, इख्तलाफ फैले, और कभी कभी हम बारूद के ढेर पर बैठे होते हैं और चिंगारी से खेल रहे होते हैं, तो वो चिंगारी को मामूली समझ रहे होते हैं, लेकिन वो कभी बात बढ़ भी जाती है। और शायद हम अंदर से इतने ताकतवर नहीं है कि हम ख़राब हालात को बहुत सही तरह काबू कर लें। लेकिन ये कहने के बाद में एक दो बातें और भी कहना चाहता हूँ, मुझे टाइम प्लीज दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो बात ये कि इन्होंने कहा कि भाई ने कि खान साहब के साथ खराब साजिश हुई, ज्यादती हुई, फलां हुआ और उस वक्त की हुकूमत ने की, तो ये बात बिल्कुल उसूली तौर पर सही है। शायद मुझे एक दो बार पहले भी मौका मिला, मैंने कहा खुल के और अभी भी कहता हूँ कि 9 मई वो मई का जो सानेहा बयानिया, ये सारा फजूल है। बिल्कुल जस्टिफाइड था लोगों का एहतजाज, इसलिए जस्टिफाइड था कि जब आप रेंजर्स की वर्दी में किसी साबिक वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के धक्के मारते हुए हाईकोर्ट से उठा के लेके जाएंगे, तो लोग यही समझेंगे कि फौज ने ये किया। प्रोटेस्ट तो फौज पे ही करेंगे, पुलिस पकड़ती तो शायद CM हाउस पे करते, गवर्नर हाउस पे करते, वजीर आजम हाउस पे करते। लिहाजा ये बयानिया ठुस है, फेल है, इससे अब दस्तबरदार हो जाए, बहुत हो गया ये। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं ये भी पूछना चाहूंगा, भाई को रोका नहीं आपने, कि ये आर्मी चीफ कौम का बाप होता है, ये कौन कह रहा था? ये कौन लोग थे जो कहते थे, आर्मी जनरल बाजवा के लिए कहते थे आर्मी चीफ कौम का बाप होता है? वो कौन साहब थे वजीर आजम हाउस में बैठे हुए जो कहते थे कि बिल्कुल सही टैप करती हैं एजेंसियां, वजीर आजम का फोन करना चाहिए? और वो कौन साहब थे जो कहते थे जनरल बाजवा बहुत ही जमहूरियत पसंद है, तालीम दोस्त है, और उन्होंने एक्सटेंशन दी थी इनको और 6 महीने की और देने वाले थे, और कह रहे थे वजीर ऐवान सदर में बैठ के लाइफ टाइम के लिए लगा देता हूं आपको, वो साहब कह रहे थे। तो ये बात ये नहीं है। लेकिन अब आप आखिरी कंक्लूड करते हुए, मैं कह लिया मैंने जो कहना था, पहुंच गया पैगाम मेरा जहां तक गया। मैं अब आखिरी कंक्लूड करता हूं। एक कल रात को मेरी जाती इंफॉर्मेशन है, मीडिया पर ये बात आज नहीं हुई है, होनी चाहिए थी, ये आपकी बात से जुड़ी हुई है जो आपने कहा इस वक्त ये मौजूद छेड़ना। कल रात को एक इलाका है जनूबी वजीरिस्तान का, तंगी बदीनजई, वहां पर एक ड्रोन अटैक हुआ है काफी साल के बाद, और उस ड्रोन अटैक में एक घर के 5 अफराद जहां बाग होगा, जिनमें 2 खवातीन और एक 10 साल का बच्चा है। और ये बात सोशल मीडिया पर खास हलकों में गर्दिश कर रही, टीवी पर ये नहीं बताई गई। और ये इतनी खतरनाक बात है, इतने साल के बाद ये ड्रोन फिर हुआ। अगर ये बात बढ़ेगी तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में बहुत इश्तियाल है, और कल को वो ये पूछते हैं सवाल कि पंजाब में ड्रोन क्यों नहीं होता, अगर दहशतगर्द मारने हैं तो सिंध में कोई क्यों नहीं मरता, सिर्फ हमारे यहीं ऐसा क्यों होता है? मेहरबानी करके मैं अरबाब इख्तिदार से आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से कहूँगा, वहाँ से जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया छोटा सा कि जी ये कोई घर में रॉकेट बना रहा था, फला था, तो ये फट गया। वो 10 साल का बच्चा रॉकेट नहीं बना रहा था। हसास मामलात है, हम
बारूद के ढेर पर ठीक है। बैठे हैं। मेहरबानी करके हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, मुल्क को संभालें। और जिम्मेदारी का मुजाहरा ये है कि उबैद की किसी भी बात से हमारा मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं है। मसला ये है कि ये एक हकीकत है कि एबटाबाद ऑपरेशन के बाद जो हमारे मुल्क ने जो मसाइल का सामना किया है उसमें हमारे इदारे भी मजलूमियत का शिकार है। मैं कहती हूँ कि मेरे कौम के बेटे, मेरे कौम के जवान जो है उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे पाकिस्तान का जोग्राफिया ऐसा है कि हमें उन सरहदों की हिफाजत करना ज़रूरी है जिन सरहदों पे हम अल्लाह ताला ने हमें जो मुल्क दिया। लेकिन ये भी हकीकत है कि जो कुदरती वसाइल हमारे पास मौजूद हैं ये शायद ही किसी मुल्क के पास हों। शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे मुल्कों की तवक्कात हमसे वाबस्ता है। हमें सोचना चाहिए, मामला को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है लेकिन इंतशार की तरफ ना जाया जाए। एक बात जो बहुत अच्छी बात ने की कि हम शायद राख के ढेर पर बैठे हुए, कोई चिंगारी हो सकती है जो कि जला के राख कर देगी। सब कुछ सोचना चाहिए। मेरे मुल्क पे हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।